नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट विजन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारी मेंस बूस्टर सीरीज़ का। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में जो भी डेवलपमेंट हुई है उस टाइम पीरियड के दौरान, मॉडर्न हिस्ट्री टाइम पीरियड के दौरान, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले पढ़ना है बैटल ऑफ प्लासी जो कि 757 में हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम जानेंगे जो कि हुआ था 1764 में। तो अब हमें इन बैटल्स को कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट बैटल्स थी ब्रिटिश इंडिया के फाउंडेशन को नींव के लिए और ब्रिटिश इंडिया के रूल के लिए। ये जो दो बैटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं। अब इसे पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें तो हम देखते हैं कि बंगाल में सबसे पहले जो नवाब बने, या आप इन्हें दीवान बोल लीजिए या फिर सूबेदार बोल लीजिए, ये बने कौन? मुर्शीद कुली खान। तो अब मैं यहाँ पर सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूँ छोटी सी। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, और क्योंकि अभी इसमें मैं सारे नाम लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, तो मुर्शीद कुली खान जो है वो पहले क्या बने? सूबेदार सूबेदार बने हैं। 1713 में फारुख शियार के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया, मुर्शीद कुली खान को। अब मुर्शीद कुली खान के बाद कौन आया? इनके सन इन लॉ आते हैं, उनका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद कौन आता है? वो आता है सरफराज खान। अब सरफराज खान जो है वो मुर्शीद के जो हैं वो बेटे हैं, लेकिन कहा जाता है कि भाई ये जो हैं सरफराज खान वो इनकेपेबल सन थे मुर्शीद कुली खान के, जिसका फ़ायदा मतलब कोई भी उठा सकता था। तो ऐसा ही हुआ। तो हम देखते हैं कि भाई बिहार में एक डिप्यूटी गवर्नर उस टाइम पे तैनात थे जिनका नाम था अली वर्दी खान। तो अली वर्दी खान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए सरफराज के ऊपर हमला किया और सरफराज को बैटल ऑफ गिरिया में हरा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो 1740 में सरफराज को मारा अली वर्दी खान ने, और 1756 तक अली वर्दी खान ने 15 साल लगभग राज किया है। इसके बाद क्या होता है कि अली वर्दी खान मर जाता है। अली वर्दी खान के बाद इसका जो ग्रैंडसन है सिराज उद्दौला जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो सिराज जो है वो 23 ईयर ओल्ड का एक बच्चा था और वो गद्दी पर बैठता है। ग्रैंडसन किसका है? ये अली वर्दी खान का। अब सिराज जब गद्दी पे बैठा तो इसके सामने क्या है? कुछ चैलेंजेस थे। तो अगर हम उन चैलेंजेस की बात करें तो हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज था एक रेबेलियन कमांडर जो था, उसका नाम था मीर जाफ़र। दूसरा चैलेंज कौन था? एक आपका उनका एक कज़न था जिनका नाम था शौकत जंग। और तीसरा चैलेंज था एक घसीटी बेगम जो उनकी आंट थी, घसीटी बेगम। यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूँ, घसीटी बेगम। और फोर्थ जो चैलेंज था वो थे वहाँ पे उनके एम्पायर के डोमिनेंट फीडर्स के अगर हम नाम देखें तो वो हैं जगन्नाथ सेठ या ओमीचंद। तो ऐसे करके कुछ नाम है। और सबसे बड़े जो मतलब चैलेंज था वो थे इंग्लिश खुद। तो इतने सारे चैलेंजेस इस बंदे को फेस करने थे, और ये 23 साल का है। अब देखिए होता क्या है कि इंग्लिश को क्या है कि एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें उन्हें दस्तक दी जाती है। दस्तक मतलब एक उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, प्रिविलेजेस थे जो कि वो ट्रेड कर रहे थे। तो अदर जो कॉम्पिटिटर्स थे उनसे ऊपर मतलब उन्हें माना जाता था इंग्लिश को। अब हुआ क्या कि इंग्लिश क्या है, अब उन्होंने कहा भाई ये तो छोटा बंदा है, अभी 23 साल का आया है, ये मतलब क्या जानेगा भाई कैसे शासन चलाएगा। तो वो क्या कर रहे थे, इस दस्तक का क्या है मिसयूज़ कर रहे थे। सबसे बड़ा काम इंग्लिश ने क्या किया कि भाई कैलकटा को इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया विदाउट परमिशन ऑफ सिराज की बिना परमिशन के कैलकटा को फोर्टिफाई कर लिया। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि भाई वो मिसयूज़ तो कर ही रहे थे। अब इन्हें एक चीज़ और थी, इंग्लिश को सस्पेक्टेड थे कि भाई हो सकता है सिराज जो है वो हमारे प्रिविलेजेस को रिड्यूस कर दे। और ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाते हुए सिराज ने क्या किया, इंग्लिश के ऊपर अटैक कर दिया। सिराज तो वैसे ही गुस्से में था, तो सिराज ने कहा कि भाई, और इंग्लिश का जो मतलब फोर्ट था कलकत्ता में उसके ऊपर एक्चुअल में अटैक किया, फोर्ट विलियम जिसका नाम था। अब कहा जाता है यहाँ पर एक ब्लैक होल ट्रेजेडी करके एक इंसिडेंट हुआ है। सिराज ने क्या किया कि भाई इस फोर्ट में जो इंग्लिश कुछ सोल्जर्स थे, मतलब लगभग 146 सोल्जर्स थे, इन लोगों को बंदी बनाया और ये सफोकेशन से ये सारे मर गए। अब इंग्लिश क्या हुई, इनसे भाई गुस्सा हो गई, नाराज़ ऑब्वियसली होंगी। और दूसरी चीज़ मीर जाफ़र जो था वो रेबेलियस तो था ही। तो अब इसके बाद की कंडीशन हम, तो फिर हुआ क्या कि भाई मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र मिला डोमिनेंट जो मैंने आपको बताया था ट्रेडर्स थे जिनका नाम था जगन्नाथ सेठ और ओमी चंद। और प्लस ये मिला किससे?
इंग्लिश से। अब इंग्लिश में रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए, जब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई तो रॉबर्ट क्लाइव को अपनी आर्मी लेकर मद्रास से आना पड़ा। कहाँ पर? कलकत्ता में लड़ाई करने के लिए। और इन लोगों ने सबने प्लान बनाया कि भाई हम सिराज को मारेंगे। तो यही है क्या? बैटल ऑफ प्लासी। तो होता क्या है कि भाई, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कंडीशन थी कि मीर जाफ़र का इंग्लिश क्यों मदद कर रही थी आप कहेंगे? तो भाई मीर जाफ़र को कंडीशन दी गई थी कि भाई इसे नवाब बना दिया जाएगा। अगर नवाब बना रहे तो भाई इंग्लिश बेवकूफ़ तो है नहीं, तो इंग्लिश ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी, भाई आप मेरे हम लोगों के हिसाब से चलेंगे तो आपको हम नवाब बनाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो मीर जाफ़र ने कहा ठीक है भाई, हमें नवाब बनाइए। तो ऐसे ही होता है, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है। लेकिन फिर होता क्या है कि भाई मीर जाफ़र बाद में इतना ज़्यादा इंटरवेंशन था इंग्लिश का, वो इरीटेट हो जाता है। इरीटेट हो जाता है तो जो उनके जो भी टर्म्स थे वो उसे मानता नहीं है, वॉयलेट करता है, जिसकी वजह से इंग्लिश क्या करते हैं? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम था सन इन लॉ ऑफ, दामाद जिसे हम बोलते हैं, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। मीर जाफ़र का ही सन इन लॉ था मीर कासिम। तो मीर कासिम को गद्दी पे बिठा दिया इंग्लिश ने, क्योंकि कहा कि भाई मीर जाफ़र जो हो, तुमसे बोला गया था भाई जो करो वो तुम कर नहीं रहो, तुम हमारी बात मान नहीं रहो। तो उन्होंने कहा भाई मीर कासिम आप गद्दी संभालिए, आप बैठिए यहाँ पर। अब मीर कासिम जो बंदा था वो था भाई चालाक, वो था दिमागदार बंदा। तो उसने सबसे पहले क्या किया? चलो ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं, आपने पैसा मांगा वो मैं सब दे रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसने अंदर ही अंदर सब चीज़ अपनी डेवलप करना चालू करी। उसने क्या किया? अपनी आर्मी को मतलब रीबिल्ड किया अच्छी तरीके से। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था उसे बहुत अच्छा मतलब रिस्ट्रक्चर किया। और सबसे बड़ी चीज़ उसने क्या की भाई? मुर्शिदाबाद जो कैपिटल जो थी, मेन हब था इंग्लिश का, वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए उसने अपनी कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट कर लिया, जो कि एक बिहार में एक जगह है। तो मुंगेर उसने कैपिटल शिफ्ट कर लिया। अब लेकिन इंग्लिश को क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे पता तो चला कि भाई मीर कासिम जो है वो हमारी बातें मान नहीं रहा है। अब एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पर, मतलब सबसे बड़ा इशू क्या था कि भाई मीर कासिम जब मतलब नवाब बना तो हुआ क्या कि भाई मीर कासिम के दौरान एक बिहार का एक डिप्यूटी गवर्नर था जिसका नाम था राम नारायण। इससे बोला गया कि भाई बिहार के आप जो मतलब रेवेन्यू अकाउंट्स हैं वो आप दीजिए। तो बहुत बार मीर कासिम ने इससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन ये बंदा क्या था भाई? ये ब्रिटिशर्स के नक्श मतलब ब्रिटिशर्स के उसमें था, मतलब ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर हाथ था, राम नारायण के ऊपर। तो ये भाई बात नहीं मान रहा था। अब क्या हुआ भाई? मीर कासिम हो गया गुस्सा। अब जो भी प्रिविलेजेस जो इंग्लिश जो अभी भी मतलब जो दस्तक जो मैंने आपको बताया था, जो वो उसका फ़ायदा ले रहे थे, जो भी जैसे टोल्स हैं या फिर कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि उसका फ़ायदा ले रहे थे, तो वो उसने क्या कही भाई? सबको बराबर कर दिया, ड्यूटीज़ को अबॉलिश ही कर दिया। किसने? मीर कासिम ने। अब इससे इंग्लिश और गुस्सा हो गए। तो अब हुआ क्या कि भाई छोटी मोटी फिर कुछ लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर मीर कासिम की छोटी मोटी पिटाई हुई। अब ये क्या हुआ? मीर कासिम भागा अवध। अवध में क्या हुआ? अवध में इसने शुजा-उद-दौला को बोला कि भाई आप मेरी मदद करिए, हमें इंग्लिश से लड़ाई करनी है। और मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम टू, इनसे मदद मांगी तो ये भी राजी हो गए। तो मीर कासिम ने शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू की मदद से इंग्लिश के साथ एक फ़ाइट करी, और इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पर हेक्टर मनरो। अब लेकिन क्या हुआ कि भाई ये तीनों मिलके आए तो, लेकिन इंग्लिश की इतनी बड़ी इन्फेंट्री है, इतना मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास है, उनके पास वेपन जो है आर्टिलरीज इतनी अच्छी एडवांस्ड है, तो ये क्या है वो टिक नहीं पाए इनके सामने। फिर क्या किया भाई? शुजा उद्दौला से बोला बेटा तुम पैसा दो और अपने घर निकलो वापस। शाह आलम टू से क्या किया भाई? जो दीवानी राइट्स थे इनके, जो मतलब टैक्स कलेक्शन वाले राइट्स थे, वो इनसे छीन लिए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन राइट्स थे वो इनसे छीन लिए गए। और एक आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बंगाल में जो रिज़ा खान है, मोहम्मद रिज़ा खान को अपॉइंट किया गया इंग्लिश के द्वारा डिप्यूटी गवर्नर, जो डिप्यूटी दीवाना बोल लीजिए हुए हैं। और बिहार में राजा सितब रॉय को अपॉइंट किया गया। तो ये था हमारा बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होती है नवाब ऑफ जो मतलब बंगाल है मीर कासिम के द्वारा। और इस टाइम पर जब मीर कासिम भाग गया था तो हम एक मतलब मेजर क्वेश्चन हम देखते हैं तो भाई इस टाइम पे नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया था। तो ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर क्वेश्चन आता है कि भाई हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल? तो मीर जाफ़र इसका आंसर है। आप देख सकते हैं ये जो स्पेक्ट्रम हमारी बुक है उसमें साफ साफ इस बार मतलब मेंशन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले हमने देखा कि भाई बैटल ऑफ प्लासी होती है और बैटल ऑफ बक्सर होती है। तो ये जो दो बैटल्स हैं ये इतनी सिग्निफिकेंट बैटल्स हैं। इससे हुआ क्या? देखिए पहले तो प्लासी से क्या हुआ कि भाई बंगाल में इंग्लिश ने अपना मतलब दबदबा बना लिया, इंग्लिश का अच्छी पकड़ बन गई बंगाल में।
फिर क्या हुआ कि भाई जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई शाह आलम टू जो मुग़ल एम्परर था भाई उन्हें भी हरा दिया। जब उन्हें हरा दिया तो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न पूरे इंडिया में जो इंग्लिश थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर बन गए पूरे इंडिया पर राज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए मराठास जो हैं, जो भी बहुत मतलब जिन्हें बोलते हैं भाई स्टॉन्चिएस्ट जो रूलर्स हैं मराठास, भाई उनसे भी अभी इन्हें लड़ना है इंग्लिश को, तो वही है, तो अभी इन लोगों से लड़ना है। अब देखते हैं कि भाई मराठास से जो भी लड़ाइयाँ होती हैं तो मराठास से क्या, देखो मैं इसमें आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में बताने से क्या है कि भाई जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो बेसिक जो जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन है वो हम ज़्यादा कवर कर रहे होंगे, ना कि हमारा यूपी स्पेसिफिक चीज़ें। तो मैंने आपको बेसिक कहानी तो यहाँ पे बता दी है, क्योंकि बक्सर और प्लासी के जो युद्ध है इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी था। अब जो आपका एंग्लो मराठा वॉर्स हैं तो आप इन्हें स्पेसिफिक पढ़ना है तो मैं इनके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर एक जनरल आप देखिए और हम स्पेसिफिक यूपी से रिलेटेड बात ज़्यादा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए अब हम देखेंगे भाई जब मुग़ल एम्परर जो हैं वो जब हट जाते हैं, जब शाह आलम टू से दीवानी राइट छीन ले गए तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम जो क्रिएट हुआ तो भाई इन्हें क्या, मराठास को जो है बहुत अच्छा मौका मिला कि भाई अब हम जाके आगे गद्दी संभालते हैं। तो अब जो ये वैक्यूम जो क्रिएट हुआ वो मराठास ने फिल किया। तो अब ये आप ये मैप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक रोहिलखंड वाला रीजन है और ये अवध है, तो ये एक तरीके से इसका पार्ट है। अब यहाँ पर रोहिल्लास मतलब एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती थी जिनके और जिनके बीच में मुस्लिम कम्युनिटी जो रोहिल्लास थे और मराठास के बीच में झड़प होती है, लड़ाई होती है, मतलब उनके रीजन को लेकर, और फिर एट द एंड मराठास जो है वो जीत जाते हैं। जब मराठास पूरे मतलब फिर मराठास का एक्सपेंशन होता है, लेकिन फिर जब मराठास एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर उन्हें चैलेंजेस किससे फेस, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इंग्लिश है। फिर इंग्लिश से उनकी लड़ाई होती है, तो जो हम पढ़ते हैं एंग्लो मराठा वॉर जो है 1775 से 82 तक चलता है, 1782 तक। एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1803 से 1805 तक चलता है। एंग्लो मराठा वॉर हम देखें थर्ड जो है वो 1817 से 1819 तक चलता है। तो थर्ड में क्या हुआ कि जो मेन इनके लीडर जैसे पेशवा थे, भोंसले और होलकर, ये क्या हुए, इन्हें हरा दिया गया और फिर ट्रीटी साइन हो जाती है, और फिर जो मराठास हैं इनका जो मेन साम्राज्य था वो ख़त्म होने लगता है, इनकी जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन होने लगती है। तो जो मराठास की जो हेजेमनी है वो ख़त्म हो रही है, इंग्लिश ख़त्म कर रहे हैं। और अगर हम कुछ रीजंस देखें कि भाई मराठास क्यों मतलब हार गए इंग्लिश के सामने, तो सबसे बड़ा रीज़न एक था भाई इनेप्ट लीडरशिप, कि भाई जो लीडर्स मराठास थे जैसे बाजीराव टू, दौलत राव सिंधिया या फिर यशवंत राव होलकर, ये माना जाता है कि भाई ये लोग सेल्फिश लीडर थे। ये लोग जो इनके प्रिंसिपल्स हैं उन पर टिके नहीं रहते थे, कभी किसी से हाथ मिला लिया, कभी इंग्लिश से हाथ मिला लिया, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी थी। तो इनेप्ट लीडरशिप की एक बात होती है। दूसरा, लूज पॉलिटिकल सेटअप बहुत अच्छा नहीं था। कहा जाता है कि भाई जो मराठा चीफ जो हैं वो साइड्स ले लेते भाई, एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, कभी किसी के साइड है कभी किसी के साइड, और कोऑपरेटिव स्पिरिट नहीं थी उनके बीच में, मराठा चीफ के बीच में। थर्ड हम देखें तो भाई मिलिट्री सिस्टम जो है वो ऑब्वियसली इंग्लिश के अगेंस्ट में आप हैं तो इतना अच्छा नहीं होगा। और फोर्थ देखते हैं तो वो अनस्टेबल इकोनॉमिक इनकी पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से मराठास का जो मतलब हेजेमनी है वो ख़त्म हो गई यहाँ से, और इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे और एक्सपेंड करने लगे। अब हम बात करते हैं भाई लखनऊ और अवध वाले रीजन। देखो जो भी रीजन हैं वो हम यूपी स्पेसिफिक यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो यूपी के रीजन से हम उनकी बात करने वाले हैं। अब यूपी में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात हम करेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड के दौरान, जो कि अवध की। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ फैज़ाबाद एक साइन होती है जब अवध पे रूल कर रहे थे असफ उद दौला। अब ट्रीटी साइन की इंग्लिश के, मतलब इंग्लिश से ऑब्वियसली इनकी लड़ाई हुई, फिर इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। उसमें क्या हुआ कि भाई इन्होंने बनारस वाला जो रीजन है कि भाई मैं पैसे तो नहीं दे पाऊँगा, आप क्या है कि भाई बनारस वाला रीजन ले लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि भाई इन्होंने ट्रीटी तो साइन कर ली फैज़ाबाद में, और जो अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि भाई एक कोई साम्राज्य है, तो उस साम्राज्य में क्या करते थे भाई, अपनी आर्मी डिप्लॉय करते थे और बोलते थे कि भाई ये हम प्रोटेक्शन के लिए आपको दे रहे हैं और इसका पैसा आप हमें दीजिए एज अ मेंटेनेंस, इनके मेंटेनेंस के लिए। अब भाई जहाँ पे टैक्स कलेक्शन अच्छा है वो दे रहे हैं पैसा, जहाँ पर नहीं है टैक्स कलेक्शन अच्छा वो कैसे पैसा देंगे। तो अमाउंट जो है वो जो मेंटेनेंस का पैसा वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया। फिर बाद में लेटर ऑन जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंडर मेल एडमिनिस्ट्रेशन का रीज़न बताकर 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया। दूसरी और अगर हम जो पॉलिसीज़ की बात करें, जो एक्सप्लोइटेटिव रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं जैसे ज़मींदारी सिस्टम जो है, उससे और पीजेंट्स का क्या है नुकसान हो रहा था अवध और ये लखनऊ वाले रीजन में।
अब अगर इस टाइम पीरियड में हम देखें तो एक चैलेंज जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, जो एक बड़ा रिवोल्ट था, जो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, एज अ चैलेंज मतलब ब्रिटिशर्स को जो फेस करना पड़ा, जिसे म्यूटिनी वॉर के नाम से भी जाते हैं, जानते हैं। और लखनऊ जो है वो बिकम अ सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन बाद में ये रिवोल्ट जो है वो कुछ कारणों की वजह से सप्रेस कर दिया जाता है। तो अब देखिए, ये रिवोल्ट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसे भी पढ़ाने के लिए मुझे एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो हम आगे बात करते हैं। हम देखते हैं भाई, ब्रिटिश एस्टेब्लिश द ब्रिटिश रेजिडेंसी इन लखनऊ विच सर्व्ड एज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द रीजन। तो भाई ब्रिटिश ने क्या किया भाई, अपना जो लखनऊ में जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वो बना लिया। अब तो लखनऊ वाले रीजन में वो कैसे अपना जो ब्रिटिश है वो अपना फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो भाई रिच कल्चरल जो ट्रेडिशन है अवध का, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, पोएट्री, म्यूज़िक, कुजीन्स जो है वो कि इंग्लिश टाइम पीरियड में बहुत इन्फ्लुएंस हुए और ट्रांसफॉर्म ही हुए। और द इंग्लिश ने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को भी मतलब इंट्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से जो एलीट क्लास थी वो इन्फ्लुएंस हुई है। अब हम इम्पॉर्टेंट जो पीजन मूवमेंट्स हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान और यूपी से रिलेटेड जो है वो हम देखते हैं। देखो, पीजन जो मूवमेंट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। इंडिगो रिवोल्ट है, पबना एग्रेरियन है, जैसे कि डेक्कन राइट्स हम पढ़ते हैं, तो ये सब तो हैं, लेकिन हम जो यूपी स्पेसिफिक है हमें वो डिस्कस करना है। तो अब अगर हम अवध किसान सभा की बात करें, इसके पहले एक छोटा सा एक बैकग्राउंड देख लीजिए। तो अवध किसान सभा क्यों बनी? पहले तो देखिए, जो आपका होम रूल लीग चल रही थी 1918 टाइम के दौरान, 1918 जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे इनकी हेल्प से यूपी किसान सभा का गठन होता है, जिनके लीडर थे गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय। तो इन लोगों ने मिलकर यूपी किसान सभा का गठन किया। तो ये प्लेटफॉर्म था जिसमें आप मतलब जो पीजेंट्स के राइट्स हैं, फार्मर्स के राइट्स हैं, उनकी बात की जाती थी, और जो भी उन लोगों को समस्या है उनकी आगे उन्हें रिजॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जाते थे। अब इसी बेसिस पर बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो खुल गई, लगभग 450 ब्रांचेस जो हैं वो खोली गई ये किसान सभा की। तो ऐसे ही एक अवध किसान सभा बनी 1920 में, जिसके लीडर्स रहे हैं बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह एंड दुर्गापाल। ये हमें 3 जो नाम है वो ध्यान रखने हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, मतलब इस सिस्टम में क्या हो रहा था, देखिए होता क्या है भाई, तालुकदार थे, अवध तालुकदार जिसे हम बोलते हैं, मतलब अवध वाले रीजन में। तो तालुकदार का काम क्या था कि भाई रेंट और जो भी टैक्स है वो कलेक्ट करना पीजेंट से, और एक ये नजराना करके एक मतलब रिन्यूअल फीस होती थी हर साल, जो पीजेंट्स को पे करनी होती थी ताकि आप फिर से कल्टीवेशन कर सकें। लेकिन ये तालुकदार क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी चला रहे थे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो इंग्लिश ने बना रखे थे, इन लोगों को हायर किया था, मतलब इन लोगों को ड्यूटी दी गई थी कि भाई आप रेंट कलेक्ट कीजिए, आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, लेकिन ये अपनी मन की भी चला रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था कि भाई पीजेंट्स जो हैं उनका और ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो ये जो तालुकदार्स हैं ये नजराना भी कलेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा मतलब ले रहे थे इन लोगों से। अब देखते हैं, तो ये जो अवध किसान सभा जो बनी 1920 में इन लीडर्स के मतलब अंडर, और ये ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में थी। इसमें क्या हुआ कि भाई मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराया गया, प्रोटेस्ट किए गए और डिमॉन्स्ट्रेशन किए गए टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज फेस्ड बाय फार्मर्स। और दूसरी चीज़, फार्मर से पीजेंट से बोला गया भाई कि आप बेदखली जो है वो मतलब रिफ्यूज़ कर दो। बेदखली क्या था बेसिकली, कि अगर भाई कोई नजराना नहीं दे रहा है तो तालुकदार क्या करते थे भाई, उन्हें भगा देते थे, फार्मर्स को एविक्ट कर देते थे। तो उन्होंने कहा भाई नहीं, हम तो नहीं जाने वाले, तो रिफ्यूज़ कर दो। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बोला कि भाई नॉट टू ऑफर हरी एंड बेकार। हरी एंड बेकार था मतलब अनपेड लेबर्स, आप बिना पैसे के तो बिल्कुल ही काम नहीं करना है आपको। और होता क्या है कि भाई एक अगर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है तो अगर वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, कंट्रोल्ड वे में चल रहा है, कोई लीडर जो संभाल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो चीज़ें क्या है, ख़राब हो जाती हैं। तो इस वाली मूवमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। 1921 में जो पैटर्न ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है रैपिडली। यहाँ पे लूटिंग ऑफ बाजार्स होता है, हाउसेज होता है, पुलिस के साथ क्लैशेस भी होते हैं। ब्रिटिश ने फिर क्या किया भाई, जब क्लैश कर रहे हो तुम ब्रिटिश के साथ, तो वो लीडर्स को अरेस्ट करेंगे, इम्प्रिजन करेंगे, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे तब भी ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन एट द एंड 1921 में अवध लैंड अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पास हो जाता है और कुछ रिलैक्सेशन जो है पीजेंट्स को मिल जाता है। अवध किसान सभा प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग अग्रेरियन पॉलिटिक्स इन उत्तर प्रदेश एंड बियॉन्ड। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे एक मूवमेंट है एकता मूवमेंट, एका मूवमेंट भी बोलते हैं इसे, एका मूवमेंट और एकता। तो ये है लो कास्ट मूवमेंट है।
इनके लीडर कौन है? मदारी पासी। ये स्टार्ट होता है लखनऊ में और बाद में स्प्रेड हो जाता है हरदोई, सीतापुर एंड उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। 1921 से 1922 का ये टाइम पीरियड है। ये तालुकदारी जो सिस्टम मैंने आपको बताया जो प्रेवलेंट थी अवध में, इसके अगेंस्ट में था। और ये नजराना इन्होंने कहा था भाई हम नहीं पे करेंगे, तो सिंपल है। इसमें आपको मदारी पासी जो लीडर है इनका नाम याद रखना है। एका मूवमेंट। ऑल इंडिया किसान सभा की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे भाई ये जो ऑल इंडिया किसान सभा है वो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी पहले। 1936 में इसका गठन होता है और इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है ऑल इंडिया किसान सभा। इनके लीडर कौन है? स्वामी सहजानंद जो प्रेसिडेंट थे और NG रंगा जो कि हैं सेक्रेटरी। और ये बनी 1936 लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ये मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया किसान सभा emerged as a platform for farmers to voice their concerns and demand better condition। तो मतलब ये किसान सभा वही पीजेंट्स के राइट्स के लिए, फेयर प्राइजेज और फार्मर का जो डेप्ट है उसे कम करना है, उनके लिए ये काम कर रही थी। एक ट्राइबल मूवमेंट करके एक टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि भाई मैंने कुछ रेफरेंस, आपकी जो एक बुक है ओनली IAS की, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और 6 के लिए, और कुछ मैं राकेश सरस्वत सर की बुक है उनसे भी मतलब लेकर एक निचोड़ तैयार करके ये मतलब बनाता हूँ अपने नोट्स। तो इसमें एक ट्राइबल मूवमेंट करके टॉपिक दिया हुआ है, तो मुझे तो नहीं पता कि भाई ये कोया और भील जो है वो उत्तर प्रदेश से ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो है आपका ये देखिए मेंशन है इसमें, अगर आप लोग ये बुक रेफ़र कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये कोया और ये जो टॉपिक मतलब दिया हुआ है भील का ये सही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो हम देख लेते हैं वैसे कोया और भील रेविलियन क्या है, तभी मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो देखिए ये मेन मतलब जो रिवोल्ट है वो 1870 से 1880 के टाइम पीरियड का है और ईस्टर्न गोदावरी रीजन ऑफ आंध्रा। लीडर कौन है? तोमासोरा एंड राजा। राजा मतलब बाद में आया, तोमासोरा पहले। और इश्यूज क्या थे? जो कस्टमरी राइट्स थे, मतलब जो कस्टम जो राइट्स होते हैं ट्राइब्स के, और जो फॉरेस्ट राइट्स जो थे किनके, कि भाई आपके ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे? लैंड को एक्वायर कर रहे थे। वो कहते भाई ये फॉरेस्ट लैंड हमारी है भाई, ये तो फॉरेस्ट राइट है इसमें, कि भाई आपको ये पेड़ नहीं काटना है, आपको टिम्बर नहीं लेना है, आपको रिसोर्स है भाई, वो उनका और उस पर उनका चल रहा था जीवन। तो वो कस्टमरी उनके कुछ राइट्स भी थे, तो इनके बीच में क्लैश हो रहे थे। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्राइबल्स का मनी लेंडर्स के द्वारा। तो तोमासोरा ने मतलब लीड किया और कुछ टाइम तक फाइट किया, लेकिन एट द एंड इन्हें क्या गोली मार दी गई, ये मर गए। लेटर इन 1886 में न्यू वर्जन हुआ कोया रेबिलियन का, जो कि राजा अनंत अय्यर के द्वारा लीड किया गया। और भील रेविलियन की अगर हम बात करें तो ये इंडिजिनियस ट्राइब है, वेस्टर्न घाट में है और कंदेश वाला रीजन है। 1817 से 1819 का टाइम पीरियड है। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भाई टैक्स को क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये कंटिन्यूस ये मतलब इनके क्लैशेस होते हैं 1825, 1831, 1846। तो आप देख सकते हैं भाई ये कितना मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब ट्राइब रही हुई है कि भाई इतने टाइम तक ये लोग सस्टेन कर रहे हैं। लीडर्स की अगर हम बात करें तो सेवाराम और गोविंद गुरु। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देती है ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान, तो हम देखते हैं भाई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल यूपी विटनेस सिग्निफिकेंट एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर हम जनरली मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो हम देखते हैं सबसे पहले एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की डिबेट होती है, जिसमें फिर उसके बाद 1835 में मैक्यूले मिनट आता है। उसका रिजल्ट क्या होता है भाई? मैक्यूले बोलते हैं भाई वेस्टर्न जो साइंस और लिटरेचर जो है वो लोगों को पढ़ानी है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ानी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो इंडियन लर्निंग है वो इन्फीरियर थी वेस्टर्न लर्निंग से। और इनका एक पॉलिसी थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसे ये बोलते थे। ये कहते थे कि भाई स्मॉल जो ग्रुप है आप उन्हें पढ़ाइए इंग्लिश, और इंग्लिश में ये सब टीचिंग्स दीजिए, और होगा कि भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के दौरान क्या था भाई, जो उनकी नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या होगा, वो फिल्टर होकर फिल्टर डाउन होगा टुवर्ड दी मासेस, और मासेस जो है वो अपने आप ही उन्हें ज्ञान मिल जाएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद क्या होता है 1854 में वुड्स डिस्पैच मतलब आता है एक समिति, और ये बोलते हैं कि भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है वो गलत है। उन्होंने कहा भाई डायरेक्टली आपको मासेस को पढ़ाना है, और वो भी वर्निकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद उन्हें आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 1882 से 1883 के टाइम पीरियड में हंटर कमीशन आता है, हंटर एजुकेशन कमीशन, जो कि और भी रिफॉर्म्स के बारे में बात करता है एजुकेशन से रिलेटेड। और
इसी जो हंटर कमीशन मतलब इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो और भी एजुकेशन में डेवलपमेंट होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मतलब डेवलपमेंट हुए हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गठन होता है 1887 में, ये सेंटर बनता है इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक परस्यूट्स का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन होता है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, एम टू प्रमोट हिंदू कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज़। लखनऊ यूनिवर्सिटी का गठन होता है 1921 में, प्लेड क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन दी यूनाइटेड प्रोविंस। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो हिस्ट्री है यूपी से रिलेटेड वो भी तो हमने देख लिया। अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए उत्तर प्रदेश की फ्रीडम स्ट्रगल में, वो देख लेते हैं। तो 1857 रिवोल्ट के पहले हमने देखो बक्सर में देख लिया था, सिंपल जो हमने बक्सर के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर थोड़ा फिर से मतलब मैंने रिवाइज के लिए लिख दिया है कि भाई राम नारायण जो कि डिप्यूटी गवर्नर थे, जिनसे बोला गया भाई आप अकाउंट दीजिए, लेकिन नहीं हुआ, तो मीर कासिम ने कैसे शुजा दौला और शाह आलम टू के साथ मिलके मतलब हेक्टर मुनरो के खिलाफ गए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, वो हार गए। और रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश बिकेम ग्रेट पावर इन नॉर्थन इंडिया, ये हमने देख लिया हो। फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, तो असफ़-उद-दौला ने क्या किया, अपनी यूपी से रिलेटेड जो है बातें हैं ये। तो असफ़-उद-दौला ने क्या किया भाई, अपनी कैपिटल जो है वो फैज़ाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर ली। नवाब ऑफ जो अवध थे उनने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया। और इन 1816 में द किंगडम ऑफ अवध बिकेम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो ये हमने देख लिया कि भाई अवध जो है वो कैसे ब्रिटिश के अंडर आ गया है। अगर हम आगे सिविल अपराइजिंग की बात करें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन उत्तर प्रदेश, तो हम देखते हैं कि भाई पहली जो सिविल अपराइजिंग है वो गोरखपुर, बस्ती और बहराइच वाले रीजन में होती है 1781। ये यूपी का मैप है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे करके आप अपने आंसर्स में ऐसे बना के, और जो भी आपकी लोकेशन है, जो भी आप मतलब जिस टॉपिक पे मतलब जो भी क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड आप ऐसे इन्हें कर सकते हैं, लोकेट दिखा सकते हैं मैप में। तो अगर हम गोरखपुर, बस्ती और बहराइच की बात करें, हम देख रहे हैं भाई वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इजारादार करके एक रेवेन्यू कल्टीवेटर्स थे, उन्हें इंडक्ट किया इन रीजन में। क्यों किया, क्योंकि देखिए इनके पहले जो वॉर्स हुए, मैसूर वॉर हुआ या फिर एंग्लो मराठा वॉर हुए, जितने भी ये मतलब वॉर हो रहे थे इस टाइम पीरियड में, और जो भी एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स हुए, इनमें जो लॉस हुआ ब्रिटिशर्स को, वो कह रहे थे भाई हम इनकी भरपाई कैसे करेंगे, हमें पैसा चाहिए। तो वो कह रहे थे कि आप जाइए यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए अच्छा खासा, जिससे हम यहाँ पर जो इंडेमनिटी वॉर इंडेमनिटी हुई है वो रिकवर कर पाएँ। तो अलेक्जेंडर हैनी को इजारादार बना के भेजा गया ये वाले रीजन में। उन्होंने क्या किया, 22 लाख का कलेक्शन किया और हाई डिमांड की, जिसकी वजह से रीजन क्या है टेरराइज्ड हो गया। फिर ज़मींदार और पीजन ने मिल के इंग्लिश के खिलाफ जंग करी और कुछ इंग्लिश जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो मारे गए। और हैनी को क्या किया, लेटर ऑन डिसमिस कर दिया गया और रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ इतना ही था गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में। 1781 की ये बात है। सिविल अपराइजिंग अगर अवध की बात करें तो देखो अवध में क्या, वजीर अली खान ने गद्दी संभाली थी 1797 में, लेकिन ये इंग्लिश से मिलके इन्होंने गद्दी संभाली। अब जब देखो इंग्लिश के टर्म्स पे आप नहीं चलोगे तो फिर वो क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं। वो कहते हैं भैया हटो, आप कुर्सी से उतरो। तो उन्हें क्या किया, हटा दिया। उन्होंने कहा भाई जो इनके चाचा थे सादत अली खान, इन्हें बैठाया कि आप बैठिए, और वज़ीर को बोला आप जाओ बनारस और पेंशन पे रहो। अब वज़ीर जब बनारस में थे तो उनका जो ही वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट हो रहा था, और गुस्से में तो थे ही कि भाई इंग्लिश से तो बहुत बिल्कुल खफा हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब होता क्या है कि भाई जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी करके एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, तो इनकी इनसे दोस्ती रही होगी। तो इन्होंने इन्हें खाने पे बुलाया एक दिन कि भाई आप आइए, हमारे दिन इनवाइटेड हैं, खाना खाइए। लेकिन वज़ीर जो अली थे, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। इन्होंने प्लान बनाया कि भाई मैं तो इन्हें मार दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, जॉर्ज फ्रेडरिक को मार दिया, और उनके सोल्जर्स जो थे, 2 सोल्जर यूरोपियन सोल्जर, उन्हें भी मार दिया। मतलब जो वज़ीर के सोल्जर्स थे उन्होंने 2 यूरोपियन को भी मार दिया, और मजिस्ट्रेट जो थे बनारस के, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया। और इस इंसिडेंट में बहुत ज़्यादा मतलब खूनाखच्ची हो गई और इतना ज़्यादा लॉसेस हो गए, जिसे हम मैसेकर ऑफ बनारस के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है, ये तो दो तीन लोगों को मार दिया भाई, फ्रेडरिक को मार दिया, लेकिन इधर पे भी शांत नहीं हुआ। वजीर ने क्या किया भाई, अपने सोल्जर तैयार किए और ब्रिटिशर से और लड़ने बैठा। फिर जनरल एर्स्किन के अगेंस्ट में इसकी फाइट हुई, और यहाँ पर इसकी जब पिटाई हुई तो ये भागा कहाँ, असाइलम ले लिया इसने रूलर ऑफ जयपुर में। फिर आर्थर वेलेस्ली ने रिक्वेस्ट किया राजा ऑफ जयपुर से कि भाई आप
वज़ीर अली को हमारे पास भेजिए। लेकिन उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं आने वाला, क्योंकि अब ये डर क्या था, इसने कहा भाई आप तो मुझे या फिर जेल में मत भेजिए, मतलब जो राजा थे जयपुर ने उन्होंने बोला कि आप इन्हें जेल में नहीं भेजेंगे और इन्हें ना ही फांसी पर लटकाएंगे, ये कंडीशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप भेज दीजिए। तो ही वॉज इम्प्रिजन एट फोर्ट विलियम्स आफ्टर सरेंडरिंग, जब सरेंडर कर दिया तो वहीं से इम्प्रिजन कर दिया गया फोर्ट विलियम्स में। बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्या थे, 1808 और से लेकर 1812 तक की ये बात है। द प्रेसिडेंसी ऑफ बुंदेलखंड आफ्टर बीइंग कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वाज पुट विद इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद ये जो ब्रिटिश जो आपका बुंदेलखंड रीजन है इसे बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर डाल दिया गया। 1808 से 1812 की बात है ये। तो इसमें बहुत सारे चीफ थे जिन्होंने मतलब इंग्लिश के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस दिखाई। कौन कौन थे वो, लक्ष्मण धावा फोर्ट कमांडर थे, दरिया सिंह किलादार थे खलंजर में। गोपाल सिंह की अगर बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा सीरियस रेजिस्टेंस इन्होंने दिखाया, बहुत दिन तक इन्होंने फाइट करी है इंग्लिश से। लेकिन अब इंग्लिश को क्या किया भाई, एकदम से ये सप्रेस तो नहीं कर पाए रिवोल्ट को, लेकिन इन्होंने इकरारनामाज करके एक मतलब सोशल जो सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस थे इन्हें साइन करना पड़ा ब्रिटिशर्स को इन लोगों के साथ में। राइजिंग एट बरेली की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं भाई, थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखें तो अवध में सादत अली खान थे और सब्सिडरी अलायंस के मतलब थ्रू इन्हें क्या मेंटेनेंस पे करना था कि भाई हम आपकी जो ब्रिटिशर्स मतलब क्या करते थे, हमने बताया ना कि सोल्जर्स को तैनात करते थे और बोलते थे कि भाई इन्हें मेंटेन करने के लिए आप हमें पैसा दीजिए। लेकिन ये क्या है भाई, डेब्ट ज़्यादा बढ़ गया, पेमेंट आप कर नहीं पा रहे हैं। तो सादत अली खान ने क्या किया, रोहिलखंड को रीजन को सरेंडर कर दिया कि भाई ले जाओ। 1812 में अगर हम देखें इसके मतलब यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1812 में देखते हैं तो ब्रिटिशर ने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर लिया, रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर दिया और डिमांड और ज़्यादा की। और 1814 में एक न्यू हाउस टैक्स बनाया, हाउस टैक्स लगाया, और या फिर इसे हम पुलिस टैक्स भी बोलते हैं, जिसकी वजह से डिसकंटेंट एंड रिजेंटमेंट ब्रिटिश के अगेंस्ट में डेवलप हो गए। अब यहाँ पर एक लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज, जिन्होंने एक पटिशन फाइल किया कोर्ट में जाकर, लेकिन उससे कुछ पॉजिटिव कुछ रिजल्ट इन्हें नहीं मिले। 1816 में इन्होंने किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई जो बरेली वाला जो राइजिंग है इसमें लीडर कौन है, मुफ्ती मोहम्मद एवाज, ये हमें नाम याद रखना है। बट नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, ये हमने देख लिया। डिसकंटेंट फर्दर एग्रीवेटेड व्हेन पुलिस इंजर्ड अ वुमेन वाइल कलेक्टिंग टैक्स। तो भाई टैक्स कलेक्शन के दौरान एक वुमेन क्या है, घायल हो जाती है, जिसकी वजह से और जो कंडीशन है वो एग्रीवेट हो जाती है। इससे क्या हुआ, लेड टू ब्लडी स्कफल बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ मुफ्ती एंड पुलिस और मुफ्ती के फॉलोअर्स के बीच में ब्लडी स्कफल होता है। अप्रैल 16 में द इंसर्जन मर्डर सन ऑफ जज, तो मतलब ये इन्होंने जज के बेटे को ही मार दिया, जो प्रोविंशियल जो कोर्ट था बरेली का, और उनके बेटे का नाम था लेकेस्टर। लेटर लेकिन देख रहे हैं कि भाई बाद में जो अपराइजिंग है इसे सप्रेस कर दिया गया। तो बरेली की ये बात है। मुफ्ती मोहम्मद एवाज हमें नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हाथरस में सर जो अपसर्ज हुआ वो क्या है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, सेटल किया था प्रिंसली स्टेट हाथरस को, दयाराम एक मतलब फार्मर था उसके अंदर। लेकिन अब देखो जिसे भी वो हेड बना रहे हैं उससे भाई उन्हें पैसा चाहिए और उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें भाई आप पैसा दीजिए। अब फेल टू पे ड्यूज, अब ये भाई पैसा नहीं दे पा रहे हैं और कुछ इन्होंने पैसा भी नहीं दिया और उसके ऊपर से कुछ क्राइम भी किए, जैसे कि इवन कमिटेड सेवरल एक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटीज बाय हार्बरिंग गवर्नमेंट फ्यूजिटिव्स। जो गवर्नमेंट फ्यूजिटिव्स हैं आप उन्हें पनाह दे रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, हाथरस पर अटैक कर दिया और दयाराम ने मतलब काफ़ी टाइम तक लड़ाई करी, लेकिन बाद में उसे हार माननी पड़ी और पेंशन पे मतलब वो सेटल कर लिया उसने मामला कि भाई ठीक है आप ले लो, हमें तो पेंशन दो, काम चल जाएगा हमारा। वहाबी मूवमेंट की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है सैयद अहमद खान जो है रायबरेली के, इन्होंने अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया से इंस्पायर होकर और शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली से इंस्पायर होकर ये वहाबी मूवमेंट की स्थापना की। ये बेसिकली एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट जो कि मतलब सिताना एक रीजन है, ये जो है वो इस मूवमेंट का मतलब इस रिवोल्ट का बेस बना। और दूसरे रीजन कौन से थे, पटना है, बिहार है, हैदराबाद, बंगाल और यूपी। तो इस रिवोल्ट में बेसिकली इनके प्रिंसिपल क्या थे, दर उल हर्ब जो टेरिटरी ऑफ वॉर है उसे कन्वर्ट करना है यानी दर उल इस्लाम में, जो कि होगा लैंड ऑफ इस्लाम। अब होता क्या है कि मतलब इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट इट टर्न इनटू आर्म्ड रेजिस्टेंस। देखिए मतलब चलते पहले से रहा था, धीरे 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 करके लोगों के अंदर मतलब ये भर रहे थे चीज़ें,
जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, या फिर सबसे पहले इन्होंने एक जिहाद का मतलब जो फंडा है वो लेकर आए अगेंस्ट जो रंजीत सिंह थे आपके सिख किंगडम, उनके अगेंस्ट में। और फिर जब वहाँ से जो आगे मतलब ये बढ़े तो क्या हुआ कि भाई इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ये जिहाद वाला फंडा लगाया। इससे क्या हुआ भाई, लोगों के अंदर इतना आक्रोश इन्होंने पैदा कर दिया कि भाई मतलब एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट जो की है वो इतने ज़्यादा मतलब डेवलप कर दिए। जैसे इसी की टाइम पीरियड के दौरान जो है वो सेडिशन वाला जो हम एक्ट पढ़ते हैं वो आया है, मतलब एंटी सेडिशन वाला। तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया भाई, जब आप इतना ज़्यादा आक्रोश पैदा करा रहे हैं, एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स आप लेके आ रहे हैं, तो जो ब्रिटिशर ने क्या किया, सीरीज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की हैं फिर इन लोगों के ऊपर। और फिर स्पोरेडिक एनकाउंटर्स विद द अथॉरिटीज़ कंटिन्यू टिल इनटू 1880s एंड 1890s। तो 1880 और 1890 तक मतलब ये इंसिडेंट जो है वो चलते रहे, लेकिन फाइनली इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया। तो यहाँ पर गाइज ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है। तो इसके बाद हम जो मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट और बनेगा जहाँ पर हम देखेंगे हमारे जो आगे जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस है, या फिर जो भी ब्रिटिश में सॉरी हिस्ट्री में जो भी हमारे डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमें देखने हैं। तो वो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो आई होप गाइज आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।